हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने ऑनलाइन डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पे। आई होप आप लोग सारे स्वस्थ होंगे, आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल दीनदयाल उपाध्याय DDU का भी एडमिट कार्ड आ गया, उसका टाइम टेबल, उसका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी आ गया। हमारे चैनल पर अपलोड भी है कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, सारा वीडियो अपलोड है, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि BSc मैथ का 15 जुलाई को है DDU का, और लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी BSc मैथ का 14 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो जैसा कि जानते हैं कि आज 13 तारीख है, तो जो हम लोग का अब जो सीरीज चलेगा बेसिकली वो DDU के लिए है। DDU और LU दोनों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQ है, क्योंकि LU का तो कल एग्ज़ाम है। तो आप ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगा। तो LU वाले भी स्टूडेंट्स जिनका कल एग्ज़ाम है उनको लिए तो बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम को बिल्कुल पूर्ण करना है और काम माइंड से, क्योंकि आपने हमारे साथ 3 से 4 मंथ आपने हमारे साथ मेहनत किया है। हमारे बैच में आपने हमारे साथ मेहनत किया है, हमारे कोर्स को फुल डेडिकेशन में पढ़ा है, हमारे कोर्स को, हमारे नोट्स को, हमारे PYQ सीरीज़ को, मॉक टेस्ट लगाया, फिर आपने 4 एग्ज़ाम भी दिया जो हम लोग के द्वारा फ्री ऑफ टेस्ट एग्ज़ाम किया गया अपने टारगेट गुरुकुल ऐप में। तो मतलब आपने फुल प्रिपरेशन के साथ आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको डरने की बात नहीं है। एग्ज़ाम को बिल्कुल काम माइंड से दे के आना है, ठीक है। और अपना कमेंट बिल्कुल दीजिएगा कैसा फिजिक्स का पेपर रहा, और बिल्कुल नाइट में प्रॉपर नींद ले लेना है कि एग्ज़ाम जो है फ्री माइंड से देना है, कोई प्रेशर नहीं, ठीक है। तो आप देने से पहले आप ये वीडियो देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है मेरे सोल्जर्स। और DDU वाले स्टूडेंट आप लोग के लिए 15 का एग्ज़ाम है, तो आप लोग के लिए भी मोस्ट एक्सपेक्टेड मैं लाया हूँ। लगभग 2 से 3 घंटा मैं कंटेंट को रेडी किया हूँ। तो जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है और जो आज के जो डेट में जो करंट है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, वही मैं क्वेश्चन लाया हूँ। और देखिए आज कुछ आपको चेंज आ रहा होगा कि आज मैं कुछ क्वेश्चन लिख के भी रखा हूँ पहले से बोर्ड पे, कि जिससे टाइम का कंज्यूम जो हो वो कम हो और ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर सकें, क्योंकि हमें अब ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस करना है और ज़्यादा एक्यूरेसी और स्पीड पर काम करना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ जितना बोर्ड में स्पेस है, ठीक है। तो हम लोग अपने सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक पुंकास सीरीज़ नहीं, उसको कोर्स को नहीं लिया है, 79 रुपये में सिर्फ आपको हर तरह के फैसिलिटी दिया जा रहा है। मॉक टेस्ट, हैंड रिटेन नोट्स, PDF, जो ये क्वेश्चन है उसका PDF, तो हर तरह के फैसिलिटी दिया जा रहा है। बस ओनली 79 रुपये में DDU वाले स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल उससे ले लीजिए और अपने हर सब्जेक्ट का रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा और आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी बिल्कुल मिल जाएगा। तो नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने कंटेंट पर आए। एक बार कमेंट कीजिए कि सारा चीज़ क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग क्या है अब अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 सेंटीमीटर फोकस। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन में लिखा हूँ, बट इंग्लिश मीडियम आप लोग को मैं क्वेश्चन समझा दूंगा। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 1/4 है। दर्पण से वस्तु का दूरी क्या होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बोल रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, एंड बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 1/4 है। ये 1/4 क्या है मेरे भाई, ये आपका मैग्निफिकेशन है। ये 1/4 दिया हुआ है क्योंकि क्या बोल रहा है, इमेज का आकार, मतलब इमेज का साइज वस्तु से, मतलब इमेज का साइज बाई ऑब्जेक्ट का साइज वो कितना दिया है, 1/4। अब वो हम लोग जानते हैं कि जो इमेज का साइज जो होता है वस्तु से वो क्या होता है, बेसिकली मैग्निफिकेशन ही तो बताता है। तो देखिए मैं इसको छोटा कर दिया हूँ कि आप देख सकें। तो मैग्निफिकेशन 1/4 दिया हुआ है। तो मैं जब ऑप्टिक्स पढ़ा रहा था तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, m = f/f - u, ठीक है। जब हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़े तो ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करके बताया था कि ये मैग्निफिकेशन ऑफ फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जब रिलेशन हो, न्यूमेरिकल हो, तो यही फॉर्मूला लगाना है। m का वैल्यू पुट कीजिए 1/4, f का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ राइट साइड बनता है, तो 30/30 - u, ठीक है। आप जोड़ भाग कीजिए तो u का जो वैल्यू आएगा -90 सेंटीमीटर आएगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है
ये माइनस क्या बता रहा है, बेसिकली ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो लेफ्ट साइड बनता है मिरर का ना, तो 90 सेंटीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये माइनस साइन को नहीं दिखा रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो लेफ्ट साइड बनेगा। तो ये कैसा क्वेश्चन लगा, बेहतरीन रूप का क्वेश्चन है ऑप्टिक्स का, ठीक है, क्योंकि मैंने जब देखा PYQ सीरीज तो ऑप्टिक्स से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन थे बेहतरीन रूप से, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये आपका रे ऑप्टिक्स का था, ये आपका वेव ऑप्टिक्स का है। हर चैप्टर का मैं क्वेश्चन लाया हूँ, चिंता करने वाली बात नहीं है। बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरणों एक माध्यम से दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक वैल्यू पहले के तुलना में भिन्न है, CBSE वाले ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि when ray of light travel from one medium to another medium, then refractive index, the value of refractive index changes, then what will the change occur। मतलब बोल रहा है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू में चेंज आता है। जानते हैं अगर कोई रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाएगा तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, वाटर का 1.33 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आया कि नहीं, बिल्कुल आया। तो वही बोल रहा है कि जब रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, मतलब सरल से विरल की ओर जा रहा है, रेयर से जब डेंसर की ओर जा रहा है, किसी भी 2 मीडियम में जा रहा है, तो क्या क्या चेंज देखने को हमें मिलता है। पहला बोल रहा है आवृत्ति, तरंगे और वेग, मतलब आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, तरंग मतलब वेवलेंथ और वेग मतलब वेलोसिटी। तो हम जानते हैं कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होता नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बेसिकली लाइट का एक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, एक कलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है रे ऑफ लाइट तो कलर चेंज नहीं करता है, मतलब उस रे ऑफ लाइट का फ्रीक्वेंसी भी नहीं चेंज करेगा, बट वेवलेंथ चेंज करेगा, क्योंकि वेवलेंथ जो होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ये जो फॉर्मूला है इसमें वेलोसिटी चेंज होता है, क्योंककि जब कोई रे ऑफ लाइट एयर से सपोज वाटर में जा रहा है तो एयर का स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर का 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी चेंज होता है तो लैम्डा भी चेंज होता है, इस वजह से हम लोग फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं। ओके, तो 2 चीज़ चेंज होगा, ये आवृत्ति, ये तीनों ऑप्शन को हटाइए, बस डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तरंग तथा वेग। तो दोनों क्वेश्चन जो है बेहतरीन रूप से अपने में सुपर क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर एक बार लाइक शेयर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, स्प्रिंग लोलक का पृथ्वी पर स्प्रिंग लोलक का पृथ्वी पर आवर्तकाल T है, आवर्तकाल T है। यदि इसे चंद्रमा पर ले जाए, यदि इसे चंद्रमा पर ले जाए तो दोलन कराया जाए तो आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा, पहला ऑप्शन आपका क्या है, T से कम, सेकेंड T से बराबर, थर्ड ऑप्शन T से अधिक, और फोर्थ नन ऑफ दी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या पहले क्लियर है कि नहीं। बोल रहा है कि स्प्रिंग लोलक इंग्लिश मीडियम वाले, द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम ऑन द अर्थ सरफेस इज T। द टाइम पीरियड ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द स्प्रिंग पेंडुलम इज T। If it is taken on the moon surface,
if it will be taken on the moon surface and it will to oscillate, then what will happen to its time period। मतलब कोई स्प्रिंग पेंडुलम है, अगर उसको हम लोग अर्थ सरफेस पर रखे हैं तो उसका टाइम पीरियड टी है। अगर इसको मून पे ले जाए क्या, तो फिर उसको ऑक्सीलेट करवाया जाए तो उसके टाइम पीरियड पर क्या चेंज होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम का क्या फॉर्मूला होता है मुझे बताइए। टी इक्वल टू 2π√m/k। तो टाइम पीरियड जो होता है वो बेसिकली जी पर डिपेंड नहीं करता है कि आप उसके अर्थ पे ले जाइए या चंद्र मून पर ले जाइए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वैल्यू ऑफ जी जो होता है मून पे वो 1/6 होता है जी ऑफ अर्थ। बट इस फॉर्मूला में जी कहीं नहीं आता है। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का 2π√L/g, वहाँ पे जी पे डिपेंड करता है। बट देखिए ये फॉर्मूला में जी है, ये एम है, ये के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये टी टाइम पीरियड है, 2π क्या है, कांस्टेंट है। तो अर्थ सरफेस पे टाइम पीरियड टी है स्प्रिंग पेंडुलम का। जब उसको मून पे ले जाया जाए और फिर उसको ऑक्सीलेट करवाया जाए तो टाइम पीरियड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, टी के बराबर होगा। सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। बेहतरीन क्वेश्चन था आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का SHM का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आज काफ़ी स्पीड और एक्यूरेसी और स्मार्ट वर्क के साथ हम लोग अपना क्वेश्चन पैटर्न को कर रहे हैं। ज़बरदस्त लेवल पे मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो एक बार शेयर हो जाए और लाइक हो जाए और पूरा कमेंट हो जाए जिससे मोटिवेशन मिले। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए क्या बोल रहा है। बल नियतांक, ये आपका इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। बल नियतांक 800 न्यूटन पर मीटर वाला एक स्प्रिंग, बल नियतांक 800 न्यूटन पर मीटर वाला एक स्प्रिंग में प्रसार 5 सेंटीमीटर है। इंग्लिश मीडियम वाला आप लोग बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्लास में रहना है, बने रहना है। यदि इसे 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक, ये PYQ का क्वेश्चन है, प्रसार किया जाए तो उस प्रसार के दौरान कार्य कितना होगा। पहला ऑप्शन आपका है 16 जूल, सेकेंड ऑप्शन 32 जूल, थर्ड ऑप्शन 8 जूल, चौथा ऑप्शन 24 जूल। देखिए इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन, बल नियतांक मतलब एक स्प्रिंग है, ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर एंड देयर एक्सपेंशन इज 5 सेंटीमीटर। इफ it will have to expand from 5 centimeter to 15 centimeter, then during the expansion what will be the work done। मतलब कोई एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 800 न्यूटन पर मीटर और उसमें कितना एक्सपेंशन हुआ है 5 सेंटीमीटर। अगर उसको 5 से 15 मीटर तक एक्सपैंड किया जाए तो उस एक्सपेंशन में कोई वर्क तो आप कीजिएगा ना। तो वही वो वर्क क्या होता है बताइए। मैंने बताया था इलास्टिक पोटेंशियल वर्क डन, आपको अगर याद होगा तो मैंने इलास्टिसिटी में बताया था बेहतरीन रूप से कि वर्क डन इज इक्वल टू जनरल वर्क डन ½ यस या नो। हाफ के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, x क्या होता है बेसिकली एक्सपेंशन। बट यहाँ पे x1 है और x2 है, तो यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे ½ फाइनल माइनस इनिशियल, ज़्यादा से कम माइनस करेंगे x2² माइनस x1²। ½ का वैल्यू कितना है बताइए 800, x2 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ½ 800 15 का स्क्वायर 225, 5 का 25,
ये देखिए मेरे भाई, ये सेंटीमीटर में है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल सॉल्व में अगर सेंटीमीटर है तो हमें इसको ऐसा यूनिट में करना है मीटर में, क्योंकि आपका जो वर्क का जो यूनिट दिया हुआ है जूल में दिया हुआ है, उसके एमकेएस सिस्टम में दिया हुआ है। तो हमें सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार 15 सेंटीमीटर लिए, एक बार 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिए, तो 2 बार 100 से गुना करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में 1/2 इंटू 800 इंटू 225 माइनस 25 200, 100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 2 4 8 जूल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड इज योर करेक्ट ऑप्शन, एक बार कमेंट हो जाए। ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन, किसी तरह का डाउट है तो पूछिए। कैलकुलेशन में अगर किसी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 8 जूल इसका सही ऑप्शन है। ये बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है इलास्टिसिटी चैप्टर का, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी तरह का डाउट है कमेंट में लिखिए। सिर्फ पढ़ाई करना है, हमारे पास समय कम है और जितना हो सके उतना मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। बस एक लाइक शेयर और कमेंट होता रहे जिससे मोटिवेशन मिलते रहे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए क्या बोल रहा है, ठीक है। पारा कांच लकड़ी, ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर है क्लास 11 का, अथवा लोहा पर नहीं चिपकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर नहीं चिपकता है क्योंकि पारा कांच लकड़ी अथवा लोहा पर नहीं चिपकता है। मतलब बोल रहा है इंग्लिश मीडियम वाले, पारा मतलब मरकरी ग्लास, इसको आप मान सकते हैं वुड, डज नॉट स्टिक ऑन द रॉड। मतलब जो बेसिकली जो आपका आयरन है, जो आपका ग्लास है, जो आपका वुड है, वो बेसिकली आयरन पे चिपकता नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन असंजक बल से कम है। फिर संसंजक बल से अधिक है। थर्ड ऑप्शन आपका है स्पर्श कोण 90 डिग्री के बराबर है। और फिर संसंजक बल बराबर है असंजक बल के। ये आपका कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स का क्वेश्चन है मेरे इंग्लिश मीडियम वाले। देखिए पहला बोल रहा है कि क्या कोहेसिव फोर्स कम है एडहेसिव फोर्स से, क्या कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है एडहेसिव फोर्स से, या थर्ड ऑप्शन एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री है, या फोर्थ ऑप्शन कोहेसिव मस्ट बी इक्वल टू एडहेसिव फोर्स। पहले मैं क्वेश्चन इंग्लिश में ही लिखता था, बट हिंदी मीडियम वाले इतना कमेंट करने लगे कि सर आप हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाते हैं, क्या आपको हिंदी नहीं आता है। तो मैं उस प्रेशर की वजह से हिंदी में लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेसिकली बाइलिंगुअल लिखना चाहिए, बट बोर्ड का स्पेस कम है जिस वजह से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। बट मैं इंग्लिश मीडियम वाले को भी समझा रहा हूँ, मैं दोनों समझाने में बिल्कुल अपना फुल एफर्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जो ग्लास है, जो मरकरी है, वो बेसिकली आयरन रॉड पर नहीं स्टिक करता है, चिपकता नहीं है। क्यों नहीं करता है? तो हम लोग जानते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर हम लोग इस ब्लैक पेंसिल से बोर्ड पे लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चिपक रहा है तब ना लिख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं सरफेस जो है दोनों का कांटेक्ट में आ रहा है तब ना। तो जहाँ भी चिपकना होता है वहाँ पे एडहेसिव फोर्स वर्कआउट करता है, बट यहाँ पे चिपक नहीं रहा है, तो डैट मीन्स एडहेसिव फोर्स आपका कम है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोहेसिव फोर्स जो है वो आपका
एडहेसिव फोर्स से आपका ज़्यादा है। बस यही था आपका क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो देख रहे हैं हर लेवल का मैं क्वेश्चन आया हूँ, हर चैप्टर का, वो SHM हो या इलास्टिसिटी हो या फ्लूइड मैकेनिक्स हो या आपका ऑप्टिक्स हो, हर चैप्टर का मैं क्वेश्चन आया हूँ, मिसलेनियस लाया हूँ बेहतरीन रूप से। इसका भी हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। बेहतरीन रूप से क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन फंसेगा होमगार्ड सीरीज से ही, तो बिल्कुल परचेज करना ना भूले। सिर्फ 79 रुपये में हर तरह का आपको फैसिलिटीज दिया जा रहा है, हैंड रिटेन नोट्स, PDF। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी तरह का डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं होगा बिल्कुल। एक ही पदार्थ, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको तो डबल स्टार मारिए। एक ही पदार्थ के दो तारों, एक ही पदार्थ के दो तारों, तारों मतलब स्टार नहीं, तारों A तथा B की लंबाइयों का अनुपात है, लंबाइयों का अनुपात कितना है? अनुपात 1:2 है, तथा इसके व्यास मतलब डायमीटर, इसके व्यास का अनुपात 2:1 है, 2:1 है। यदि इन्हें समान बल के द्वारा, यदि इन्हें समान बल के द्वारा खींचा जाता है तो इनकी यंग प्रतिस्थान गुणांक, तो इनकी लंबाई में वृद्धि का यंग प्रतिष्ठा गुणांक कितना होगा? क्वेश्चन समझिए, इंग्लिश मीडियम वाले बोल रहा है कि देयर इज ए टू मटेरियल्स विच इज मेड ऑफ सेम मटेरियल, मतलब बेसिकली देयर आर टू वायर A and B which is made of same materials and whose length ratio of their length is given 1:2, and also the diameter are also given of these two materials 2:1. If same force is applied to expand both the materials, then what will be their change in the length during expansion of young modulus elasticity? यही क्वेश्चन बोल रहा है। पहला ऑप्शन आपका है 2:1, सेकेंड 1:4, थर्ड ऑप्शन 1:8, फोर्थ ऑप्शन 8:1। क्या क्वेश्चन आपको क्लियर विजिबल है कि नहीं? अब आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। ऊपर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। बेसिकली बोल रहा है कि दो वायर है, दो तार है जो एक ही मटेरियल से बना है मेरे भाई, ठीक है। और फिर उसका लंबाई का दिया हुआ है रेशियो, डायमीटर का भी रेशियो दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि जब उसको एक ही फोर्स लगा कि जब उसको एक्सपैंड किया जा रहा है तो बताइए कि उस एक्सपेंशन के दौरान जो लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, जो वृद्धि आएगा, उसका पूछ रहा है कितना मान होगा, ठीक है। तो हमने क्या यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी जानते हैं, पढ़े हैं कि y = यंग प्रतिष्ठात गुणांक है। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। पढ़े हैं कि नहीं? स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन का चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। इसको ऊपर ले आइए, FL/A∆L, है कि नहीं? पढ़े हैं कि नहीं? अब आइए कैसे हम लोग इसको कम टाइम में इसको सॉल्व करते हैं, मोस्टली 30 सेकेंड में, ठीक है। क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड डबल ट्रिपल स्टार लगा दीजिए, इतना वाला आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है।
पहला बोल रहा है कि सेम मटेरियल है, मतलब वाई आपका सेम है, ठीक है। फिर फोर्स भी सेम है, दो चीज़ तो सेम हो गया, दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर बोल रहा है लंबाई का रेशियो दिया हुआ है, एरिया का भी, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो जो डायमीटर का जो रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो भी होगा ना, क्योंकि डायमीटर इक्वल टू 2r जानते हैं, बट रेशियो जब लेंगे तो डायमीटर और रेडियस का एक ही मान आएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें निकालना है डेल एल, या इसको बहुत आदमी स्मॉल एल से भी लिखता है, तो कोई बात नहीं। तो वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वाई ए डेल एल इक्वल टू एफ एल, या डेल एल बोलिए, हम मान लेते हैं कि डेल एल इक्वल टू एल, ठीक है। तो स्मॉल एल निकालना है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा एफ एल बाई वाई ए, एफ बाई वाई सेम है, हमें एल बाई ए से मतलब है, ठीक है। लेंथ का अनुपात दिया हुआ है 1:2, एरिया का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है कोई मतलब नहीं, रेडियस 2:1 में, ठीक है। बट आर स्क्वायर 2:1 मतलब 2:1 कैसे होल स्क्वायर, फिर 1:2 इसको ऊपर ले जाइए तो ये आ जाएगा 1:8 रेशियो, 1:8। थर्ड इज योर करेक्ट ऑप्शन। कैसे हम लोग यंग प्रतिस्थान गुणांक का फॉर्मूला लगा के स्टेस बट स्टेन से, और कैसे हमने देखिए क्वेश्चन देखने में लंबा लगा बट इसका आंसर कितना शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में बन गया, देख रहे हैं। अब कैलकुलेशन में किया हूँ, किसी तरह का डाउट नहीं है कैलकुलेशन में, आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब देखिए कैलकुलेशन में किसी तरह का डाउट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए क्या बोल रहा है। ये जितने सारे आज मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए क्या बोल रहा है। एटॉमिक रिएक्टर इज बेस्ड ऑन, क्वेश्चन आपका क्या है कि एटॉमिक रिएक्टर इज बेस्ड ऑन, पहला इतना देर से हिंदी में लिखा था, अब इंग्लिश में भी लिखने दीजिए हिंदी मीडियम वाले आप लोग प्लीज़, अब गुस्सा मत होइएगा। कंट्रोल चेन रिएक्शन, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है ज़बरदस्त लेवल पे। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन आपका है न्यूक्लियर फ्यूजन, या फोर्थ आपका न्यूक्लियर फिजन। देखिए हिंदी मीडियम वाले एटॉमिक रिएक्टर, परमाणु जो मतलब रिएक्टर होते हैं वो किस सिद्धांत पर बेस होते हैं। तो मैं जब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पढ़ा रहा था, जब मैं परमाणु श्रृंखला पढ़ा रहा था, तो बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंट्रोल नियंत्रित श्रृंखला रिएक्शन, और एक आपका अनियंत्रित श्रृंखला रिएक्शन। ये तो जानते होंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिक संगठन, ये नाभिक आपका जो बेसिकली जो विखंडन होता है, फ्यूजन में जुटता है, फिजन में स्प्लिट अप होता है। तो जो कंट्रोल चेन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे बहुत सारे यूरेनियम है, यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर 235 मास नंबर, जब इसको बम्बार्ड किया जाता है न्यूक्लियस में तो बहुत प्रोडक्ट में वो स्प्लिट अप होता है, अपने साथ 3 न्यूट्रॉन देता है, कुछ हार्मफुल देता है प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं जो आपका ये जो नाभिकीय संचरण है, एटॉमिक रिएक्टर होता है, वो आपका कंट्रोल पे बेस्ड होता है। वही आपका हाइड्रोजन बम, एटॉमिक बम, वो सब आपके अनकंट्रोल पे बेस्ड होते हैं। मैंने सारा ये दोनों को टेबुलर फॉर्म में डिस्टिंग्विश किया था मेरे भाई, आप देख सकते होंगे कंटेंट में न्यूक्लियर फिजिक्स के थ्योरी में, ठीक है। उतना मैं एक्सप्लेन करने में टाइम काफ़ी चला जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, कॉन्सेप्ट को हल्का फुल्का रिवाइज करते हुए चलना है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमर
and to the first line of बाल्मर सीरीज इज कितना होगा, पहला रेशियो 1:3, 27:5, 5:27 या 4:9, 1 ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन है। बहुत तरह के सीरीज होते हैं। जब आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जब मैं पढ़ा रहा था तो बहुत तरह के सीरीज होते हैं, लाइमन, बाल्मर, बास्चर, ब्रैकेट, पीफन, हम्परी। तो उसमें जो वेवलेंथ निकलना होता है, मैं फॉर्मूला बताया था 1/λ=r 1/n1² - 1/n2², वेयर r क्या है, रेडिबक्स कांस्टेंट है, और n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ सीरीज ऑफ लाइन है। लाइमन के लिए n1 फॉर लाइमन n1 1 होता है और n2 2 होता है। फॉर बाल्मर n1 2 होता है, n2 3 होता है। ठीक है, तो अगर इसको आप यही फॉर्मूला से सॉल्व कीजिएगा, दोनों का रेशियो निकालिएगा तो आपका 5:27 आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर दीजिएगा, सॉल्व करूँगा तो टाइम लगेगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए क्या बोल रहा है, फटाफट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर on increasing the temperature of conductor its resistance increases। मतलब हिंदी मीडियम वाले, चालक का अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, पहला रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज मतलब इसका क्या तो हिंदी होता है, रिलैक्सेशन टाइम का क्या तो बेसिकली अप्रति कुछ आराम विश्राम, क्या तो इसका अवकाल, इसका कुछ हिंदी होता है। सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, एमी मैं लिख दिया हूँ शॉर्ट में। थर्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज, या फोर्थ में आपका नन ऑफ दीज। तो जब तापमान बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर का, किसी मेटल्स में, तो मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब ताप बढ़ाएंगे तो उनमें अब कोलिजन ज़्यादा होंगे। पहले मेटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, मतलब उनमें रेजिस्टेंस कम था, प्रतिरोध, बट जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो उनमें भागने की क्षमता बढ़ गई। दैट मीन्स पहले कोलिजन धीरे धीरे होता था दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, अब कोलिजन का रेट बढ़ गया, जिस वजह से मैंने क्या बोला, कोलिजन का रेट बढ़ गया मतलब टाइम घट गया, रिलैक्सेशन टाइम, विश्राम काल समय, अब उनको आराम करने का मौका नहीं मिलेगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। क्या यहाँ तक किसी तरह का डाउट है? तो आज का सीरीज हम लोग मेरे भाई यही तक स्टॉप करते हैं, फिर मैं ले आऊँगा सीरीज़ को, आप चिंता ना करें, बहुत सारा मैं क्वेश्चन लाऊंगा। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद सोल्जर्स।